हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उस सीरीज़ को हमने बीच में थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है, जब तक कि आपका जो है पीसीएस का प्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है तब तक के लिए। जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा हम उस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू कर देंगे। तब तक हम क्या लेके आ रहे हैं, हम आपकी जो है पूरा फुल प्री पे ही फोकस्ड होके सारे सब्जेक्ट जो है जिसको 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा कंप्लीट कराएंगे आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले। इसी के साथ साथ हमारी जो सीरीज़ चल रही है जो कि स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत पे बेस्ड है, जिसमें हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करके फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में या मेंस में बन सकते हैं, हम 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के और 10 क्वेश्चन मेंस के पूरा डिटेल में कवर कराते हैं। जिस किसी ने भी उसको नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। आपका वहाँ पर फुल चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, फुल चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके बाद में आपके जो है प्री और मेंस के क्वेश्चन भी उससे कंप्लीट होंगे। तो वो सीरीज़ देखने से आपको ना केवल जो है मेंस में बल्कि प्री में भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो उसको भी साथ में आप लोग ज़रूर देखिए। अभी तक हमने जो हमारी जो प्री की सीरीज़ चल रही है, इसमें हमने क्या क्या स्टार्ट किया है। हमने हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दी है। पॉलिटी और हिस्ट्री साथ में चल रहा था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट की अब ये तीसरी क्लास है। तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये जो हमारा नया इनिशिएटिव है कैसा लग रहा है। तो आज का जो है चैप्टर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिया है इसके पहली वाली सीरीज़ में। अब हम देखेंगे चैप्टर 4। इसमें क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार एवं पदार्थों का संरक्षण। इसको हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो कथन है उसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती हैं। दूसरा क्या है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो ये दोनों ही सही हैं। इसको हम इसका बॉक्स फुल डिटेल में देखेंगे। बॉक्स में क्या है कि पारिस्थितिकी निकेत किसी समुदाय विशेष के अंतर्गत किसी जीव के प्रकार, व्यवसाय तथा जीवन के रूप को निर्दिष्ट करता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों को निरंतर कायम रखता है। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकता है। प्रत्येक प्रजाति एक अलग निकेत होता है। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में किया था। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले जोसेफ ग्रीनेल ने किया था। इसके पहले वाली क्लास में इसको कवर किया है। कब किया था, 1917 में किया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक कोशी स्तर से दूसरी कोशी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, वो निरंतर घटती रहती है। तो इसके अंतर्गत जो लिंडमान के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही हस्तांतरित होती है। मतलब जब जो है ऊर्जा जो है एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो ऊर्जा का कितना परसेंटेज जो ट्रांसफर हो पाता है, 10% ही होता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि एक पोषण से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की जो मात्रा है वो क्रमशः घटती जाती है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा उसका चक्रण और पुनर्चक्रण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन है कि भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। कारण है कि वह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। तो कथन और कारण क्या है, ये दोनों ही सही बात कर रहे हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि भोजन की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जिसमें पौधे, उपभोक्ता जिसमें जंतु एवं अपघटक जिसमें कवक और शैवाल आते हैं, के बीच में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं कहीं न कहीं आपस से संबंधित होती हैं, अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल, फूड वेब कहते हैं। खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है क्योंकि एक दूसरे से जो इंटरकनेक्टेड होती हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय
होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन है कि सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। कारण है कि सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कथन और कारण सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। जैवमंडलीय एवं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रधान स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। हमें पौधे अपनी पत्तियों में हरे पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल के माध्यम से सौरिक ऊर्जा को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण विधि से सौर या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्वपोषी। स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा क्या है, द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषणज स्तर से उत्पादन से होता है। ये जो है दोनों ही सही हैं। स्वपोषी स्तर का उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, जबकि परपोषी स्तर के उत्पादन को द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संघटकों के दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, स्वपोषी और परपोषी संघटक। नेक्स्ट हम देखेंगे, खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत मानव क्या है, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है, क्योंकि वह सर्वाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सर्वभोजी के ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता फिर मांसभक्षी। सर्वभक्षी आहार श्रृंखला में एक उपभोक्ता वर्गीकरण है। इसका अर्थ है कि सब कुछ खाने वाला। यह अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पादपों तथा जानवरों दोनों से मिलने वाले रासायनिक पोषण पदार्थों से पूरी कर लेता है। इस प्रकार इनके भोजन का स्रोत प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता और मांसभक्षी है। नेक्स्ट क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किससे, सर्वाहारी को। जो जीव शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी में मुख्यतः मनुष्यों को रखा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन पौधे जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। इन्हें सर्वोच्च पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। इसके अंतर्गत कौन आता है, चींटी और हिरन प्राथमिक उपभोक्ता है। इसके अंतर्गत जो है कौन है, चींटी और हिरन आता है। शाकभक्षी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि वे उत्पादक पौधों के सहारे जीते हैं। जंगल में ऐसे प्राणी होते हैं, कीड़े मकोड़े, थलचारी, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी। अतः चींटी हिरन प्राथमिक उपभोक्ता हैं, जबकि बाघ और लोमड़ी द्वितीयक उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैव और अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तो कौन सा है, वियोजक है। जैव अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका वियोजक अपघटनकर्ता निभाते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों जंतुओं जैविक पदार्थों को वियोजित मतलब सड़ाते और गलाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जो है वियोजक क्या होते हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से जो है ये जैव और अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित में से बढ़ता है किसके कारण, जल पादप, घोंघा, मछली और पक्षी के कारण। जलीय पर्यावरण में डीडीटी के सांद्रण को आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्न अनुक्रम में बढ़ता है, जल पादप जिसमें घोंघा, मछली और पक्षी, जल पादप, घोंघा, मछली और पक्षी के माध्यम से। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। बृहद स्तरीय जैव भूरसायन चक्रों के माध्यम से जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का चालन होता रहता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र एक खुला और विस्तृत तंत्र का भी उदाहरण है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का सतत निवेश या आगमन तथा पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वह एक दिशात्मक होता है तथा उसका चक्रण तथा पुनर्चक्रण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। जैव भूरासायनिक चक्र कहा जाता है। लघु और दीर्घ पोषक तत्वों के जैविक से अजैविक तथा अजैविक से जैविक घटकों
में गति के फलस्वरूप ही पारिस्थितिक तंत्र में पोषण तत्वों का प्रवाह निर्धारित होता है। इसे सामान्यतया जैव भू रासायनिक चक्र या पोषण तत्वों का चक्रण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? जल चक्र है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। जल गैस, वाष्प, ठोस, तरल रूप में पाया जाता है। जल वाष्पों से जल वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा पेड़ पौधे जल को भूमि से अवशोषित वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा वायुमंडल में जलवाष्प छोड़ते हैं। यह संघनित होकर वर्षा जल के रूप में पृथ्वी को पुनः प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम कुशलतापूर्वक और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन है? क्लोरेला है। क्लोरेला कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लोरेला शैवाल की एक प्रजाति है। क्लोरेला से अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। ये शैवाल शीघ्रता से प्रजनन करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके भोजन को बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के उपरांत शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में ये शैवाल मल मूत्र से उत्पन्न पदार्थों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? तो कौन है अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? रबड़ का पौधा। रबड़ का पौधा अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। रबड़ के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। रबड़ एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ये सारे फैक्ट आपके आगे आने वाले एग्जाम में इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन है कि ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा और ऊर्ध्वाधर होता है, और कारण क्या है कि जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण में प्रवाह होता है तब यह पद में ऊर्जा की तब हर पद में कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो पहला पॉइंट है वो सही है कि ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा ऊर्ध्वाधर होता है। दूसरा पॉइंट गलत है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। किसी परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तर की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा पिरामिड सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है, क्योंकि इसमें व्यष्टियों के माप और भार की भिन्नताओं पर जरूरत से ज़्यादा महत्व देकर उसे विकृत नहीं किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को भी दिखाया जाता है। अतः ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। जब ऊर्जा का एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर में प्रवाह करता है तो ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पौधे का पारिस्थितिक तंत्र में जैविक पदार्थ अधिकतम होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के दक्षिण और उत्तर में लगभग 10 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाया जाता है। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले सभी पशुओं और प्रजातियों की सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं वनों में पाई जाती है। इन वनों में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या है, यह जल निकाय के पोषण तत्व का संवर्धन को घटाता है, संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। जल में जैविक अजैविक पोषण तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को सुपोषण कहते हैं। घरेलू कूड़ा कचरा, नाइट्रोजन, फॉस्फेट की बहुलता वाले उर्वरक के अंश, भूस्राव, औद्योगिक कचरा जब जल के निकायों में मिलते हैं तो जल निकायों में बड़ी तीव्रता से पोषण तत्वों की वृद्धि होती है। पोषण तत्वों में वृद्धि से शैवाल में भी तीव्र वृद्धि होती है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश जलीय पौधे तक नहीं पहुंच पाता है। जलाशयों में ऑक्सीजन की कमी के कारण बड़ी संख्या में जलीय जीवों का विनाश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। उत्पादक क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। इकोसिस्टम में जो उत्पादक हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। इकोसिस्टम में पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र का अर्थ उस अवधारणा या क्षेत्र से होता है जहाँ सभी जीव जंतु, पौधे, पादप,
आदि शामिल होते हैं। ये सभी जीव पर्यावरण में आपस में अंतःक्रिया करके एवं सामूहिक रूप से एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए निवास स्थान पर भोजन का आदान प्रदान करते हैं। कार्यात्मक दृष्टिकोण से जैविक घटकों को क्रमशः उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक की श्रेणियों में विभक्त किया गया है। उत्पादक वर्ग के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे शामिल किया जाता है, जो जीव जंतु के पेड़ पौधों की हरी पत्तियों भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे गाय, बकरी आदि। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। इसके पहले हमने 1, 2, 3 चैप्टर भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 5। इसमें क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की बात करता है ये। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं बनता है। तो कौन सा, बढ़ती हुई कॉर्पोरेट शक्ति। दूसरा क्या है, प्रयोग और फेंको का जो है प्रारूप। फिर क्या है, सहज रहन सहन का प्रतिरूप, नगरीकरण। तो सी जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोटर वाहनों से धुएं से निकलने वाली सबसे प्रदूषित गैस जो है वो कौन सी है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर वाहनों के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिसे दम घोटू गैस भी। दैट ये पूछा जाता है कि दम घोटू गैस किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, उसके ऑक्सीजन वहन की क्षमता को कम कर देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस प्रकार का इंजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो कौन सा है, गैस इंजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसको डिटेल में देखेंगे कि मानव की विकास संबंधी गतिविधियां जैसे भवन निर्माण, यातायात निर्माण न केवल प्राकृतिक संसाधनों को घटाती है, बल्कि इसके माध्यम से कूड़ा करकट अपशिष्ट भी उत्पन्न होता है, जिससे वायु, जल, मृदा और सभी प्रदूषित हो जाते हैं। सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस इंजन है, जबकि डीजल इंजन एक अंतर्दहन इंजन है, जो बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करने से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके ईंधन में ज्वलन उत्पन्न करता है। इसे संपीड़ित ज्वलन इंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे पृथ्वी के कार्बन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है। तो कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कथन है कि एलपीजी एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है। कारण है कि सीएनजी ईंधन चलित बसों को चलाना भारत में मेट्रोपॉलिटन नगरों के लिए उपयुक्त है। तो इसके अंतर्गत जो है क्या है, यह जो है एलपीजी एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है, ये गलत है। कारण जो है सीएनजी ईंधन चलित बसों को चलाना भारत के मेट्रोपॉलिटन नगरों के लिए उपयुक्त है, तो ये सही है। नेक्स्ट इसका हम देखेंगे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म भी कई बार जो है क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक स्वच्छ ईंधन है जो पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण युक्त वाहन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है। तो कौन सा है, पेट्रोल है, सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है और जैव ईंधन। इसके अंतर्गत कौन सा शामिल इसके अंतर्गत है, तो इसके अंतर्गत जो है सीएनजी और जैव ईंधन आते हैं। सीएनजी एवं जैव ईंधन स्वच्छ एवं हरित ईंधन के वर्ग में सम्मिलित है। बायो ईंधन में बायोडीजल, बायोगैस, बायोबिटनॉल, बायोहाइड्रोजन शामिल है। सीएनजी सीसा एवं सल्फर मुक्त होने के कारण हरित ईंधन वन माना जाता है। सीएनजी हानिकारक उत्सर्जन को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कोयला और हाइड्रोकार्बन से प्रदूषण उत्पन्न होता है जो निम्नलिखित मिश्रण छोड़ते हैं। कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अज्वलित हाइड्रोकार्बन, उपयुक्त सभी। कोयला और हाइड्रोकार्बन जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि के ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में विमुक्त होती है। इसी प्रकार कोयला और हाइड्रोजन के अपूर्ण दहन से क्रमशः कार्बन मोनोऑक्साइड एवं अज्वलित हाइड्रोकार्बन
उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो कौन सा देश है? ये देश है बांग्लादेश। प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक प्रदूषित भूमिगत जल बहुत से देशों में मिलता है, जिसमें शामिल है बांग्लादेश, चिली, अर्जेंटीना, भारत, मैक्सिको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आर्सेनिक के मनुष्य के अंदर प्रवेश करने के अन्य माध्यम भी हैं। यह मछली, मीट, दुग्ध उत्पाद आदि के माध्यम से भी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर एवं छत्तीसगढ़ में राज्य में आर्सेनिक संदूषण से सबसे अधिक प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन एक है। यह क्या है? यह एक अजैव अपघटकीय प्रदूषक है। ये क्या होते हैं? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन एक अजैव अपघटकीय मतलब जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट प्रदूषक हैं। ये विश्व में डीडीटी का उत्पादन HIL इंडिया लिमिटेड जिसे पूर्व में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के रूप में जाना जाता था द्वारा किया गया। यह एक ऐसा प्रदूषक है जो अपघटित नहीं होता है। इस श्रेणी में प्रदूषक में पारा, सीसा आदि को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। क्या है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत सड़े हुए वनस्पति और पशु पदार्थ है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे की गंध होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड अक्सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल के टूटने से उत्पन्न होता है, जैसे दलदलों एवं सीवरों में। इस प्रक्रिया को आमतौर पर अवायवीय पाचन के रूप में जाना जाता है, जो कि सल्फेट को कम करने वाले सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है किसके द्वारा? जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा के द्वारा। नदी के जल के प्रदूषण का मापन जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से किया जाता है। यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो जल प्रदूषण कम होगा। इससे विपरीत यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो प्रदूषण अधिक होगा। जल प्रदूषण की मात्रा को BOD मतलब जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से, BOD का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से मापा जाता है। BOD अर्थात जैविक ऑक्सीजन की वह मांग होती है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रीगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो यह धुएं के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। रीगलमैन स्केल का इस्तेमाल धुएं के घनत्व को नापने के लिए होता है। यह धुएं के आभासी घनत्व को मापने का एक पैमाना है। इसका विकास पेरिस के कृषि इंजीनियर प्रोफेसर जो है मैक्सिमिलियन रीगलमैन के द्वारा 1888 में किया गया था। इस स्केल में सफ़ेद स्तर पर काली रेखाओं के अनुमानित घनत्व के 5 स्तर होते हैं जो कि धुआं का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का सूचक है? कौन? लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करता है। इसे स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक प्रदूषित स्थान पर यह मरने लगते हैं। उल्लेखनीय है कि लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक, शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। कवक जल, खनिज और लवण विटामिन आदि शैवालों को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक व शैवाल के मध्य इस प्रकार के संबंधों को सहजीवी संबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। यह क्या है? यह ताप विद्युत संयंत्र से होता है। फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले कण होते हैं जिसमें सिलिका, एल्युमिनियम, कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम, सीसा जैसे तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। इसी कारण सरकार ताप विद्युत संयंत्र एवं औद्योगिक इकाइयों को मानवीय बस्तियों से दूर लगाने का प्रयास करती है तथा इस पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। साथ ही वनारोपण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
वायु गुणवत्ता सूचकांक को सामान्यतः PM10 अथवा PM2.5 से संदर्भित किया जाता है। इसमें PM अक्षरों का अर्थ क्या होता है? कणिका पदार्थ। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सामान्यतः PM पार्टिकुलेट मैटर कणिका पदार्थ 10 अथवा PM2.5 संदर्भित किया जाता है। इसमें सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, कार्बन ब्लैक, खनिज धूल एवं जल आदि शामिल होता है। WHO के अनुसार 10 माइक्रोन या उससे कम के व्यास के वायु कण सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। स्मॉग के निर्माण में नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है। स्मॉग वायु को प्रदूषित करता है। कारखानों या अन्य वाहनों से उत्पन्न धुओं में नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से गैस उत्पन्न होती है, जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हाइड्रोकार्बन से क्रिया करने के पश्चात धूम्र जैसे द्वितीय प्रदूषक को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक होता है? तो क्या है? स्मॉग। देखिए इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पे बॉक्स में बना था, दूसरा क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ लिया गया है। पृथ्वी के तल के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के संतुलित मिश्रण पाए जाते हैं, परंतु वायु का एक संतुलित सम्मिश्रण पर्यावरण द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक परिवर्तित हो जाता है, तब वायु प्रदूषित हो जाती है। वायु प्रदूषकों की उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत क्या होता है? ये वे तत्व होते हैं जो सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं, जैसे मोटर गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड, कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फ्लाई ऐश आदि। द्वितीयक क्या होते हैं? ये सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं, बल्कि प्राथमिक प्रदूषक आपस में प्रक्रिया करके द्वितीयक बनाते हैं, जैसे कि ओजोन, PAN, स्मॉग, धुंध आदि। नेक्स्ट क्या है, सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? यह क्या पैदा करती है? ओजोन को। ऑक्सीजन अणुओं के सौर प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के साथ अभिक्रिया ओजोन का निर्माण होता है। उल्लेखनीय है कि समताप मंडल में इसी प्रक्रिया द्वारा ओजोन का निर्माण होता है। अब ये आपको पूछा जा सकता है कि समताप की ओजोन प्रक्रिया का निर्माण कौन से मंडल में होता है? तो समताप मंडल में होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक की रोकथाम के लिए यंत्र नहीं है? कौन सा साइक्लोन डिवाइडर इसके अंतर्गत नहीं है? वायु प्रदूषण रोकथाम की यंत्रीय विधियां हैं बैक फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन स्प्रेटर, किंतु साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यंत्रीय विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो कौन सा यूट्रिफिकेशन। इसके अंतर्गत स्मॉग, अम्ल वर्षा, एस्बेस्टोसिस आता है। न्यूट्रिफिकेशन इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। न्यूट्रिफिकेशन क्या है, इसको हम देखेंगे। न्यूट्रिफिकेशन का संबंध जल प्रदूषण से होता है, न कि वायु प्रदूषण से। जल में जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वायु को न्यूट्रिफिकेशन सुपोषण कहते हैं। जल में पोषण पदार्थों की अधिकता भी जीवों को प्रभावित करती है। ये जल की उत्पादकता को बढ़ा देती है, जिससे जलीय पौधे, शैवाल आदि की अधिक वृद्धि होने लगती है। जल की सतह को ढक लेते हैं। साथ ही श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है व अन्य जंतु व मछलियां मरने लगते हैं। नेक्स्ट है, कथन है कि जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण स्तर उच्च हो जाता है। कारण है कि मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या है, ये पहला जाड़े की ऋतुओं में दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर उच्च हो जाता है, ये सही है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। जाड़े में अपेक्षाकृत ठंडी तथा भारी वायु मोटर गाड़ियों के द्वारा उत्सर्जित धुआं वायुमंडल में संघनित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। जबकि ठंडे मौसम में गाड़ियों में ईंधन दहन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? परिवहन खंड है। इसको हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। इसमें क्या है कि भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत होता है वह परिवहन खंड है। जब मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है
या वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त गैसें कणकीय पदार्थ भी मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। भारत के बड़े शहरों में परिवहन खंड के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न गैसें धुआं उत्पन्न होता है जो कि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाब वर्षा। एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, तो यह किससे होती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड से। तेजाब वर्षा अम्लीय वर्षा पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड के प्रदूषण के कारण होती है। यह प्रदूषण मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण होता है। यह वर्षा पृथ्वी के पर्यावरण, प्राणी समुदायों, भौतिक अवसंरचनाओं को अत्यंत क्षति पहुंचाती है। यह गैसें वायुमंडल के जल वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो कहाँ होती है? नॉर्वे में। सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। इस देशों में जो है नॉर्वे में अम्लीय वर्षा अधिक होती है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है, जो कि हमने भी देखा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक होते हैं, क्या होते हैं? आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक पदार्थ आर्सेनिक है। यह ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र एवं अनेक खनिज जलों में मिश्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा क्या होगा? जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएंगे। जल प्रदूषण की तीव्रता के कारण जो है क्या होता है? जल प्रदूषण जो है ज़्यादा होगा तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे जलीय जीव की जो है मृत्यु होने लगेगी। जल प्रदूषण की तीव्रता संपूर्ण परिस्थितियों और उनके निवास करने वाले जीवधारियों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से जलीय जीवों को, जिनका संपूर्ण अस्तित्व ही जल पर निर्भर करता है। प्रदूषण से जल में उपस्थित ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, फलस्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। शैवाल, खरपतवार आदि उग जाने से जो है जलीय जीवों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नीकरणीय डिग्रेडेबल प्रदूषण है, वह कौन सा है? घरेलू वहित मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। कारण है कि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। तो कथन और कारण जो है दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण से अधिक जो है खतरनाक होता है, क्योंकि फसलों की जो है अधिक पैदावार करने के लिए मिट्टी में डाले जाने वाले जो रासायनिक उर्वरक होते हैं तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर मनुष्यों के स्वास्थ्य को सीधे दुष्प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है कथन है कि एरोसॉल जलवायु परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। एरोसॉल लघु तरंगी एवं अवरक्त विकिरण से अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो ये कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करते हैं। एरोसॉल वातावरण में सूक्ष्म कण होते हैं जो जल, बर्फ, राख, खनिज, धूल और अम्लीय बूंदों से बने होते हैं। वातावरणीय एरोसॉल के अंतर्गत ज्वालामुखी धूल, जीवाश्म ईंधन के दोहन से उत्सर्जित राख, वनों के जलने से निर्मित कण आदि सभी आने से एरोसॉल जलवायु परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। एरोसॉल तरंगी एवं अवरक्त विकिरणों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो है डेसिबल का यूज़ करते हैं। ध्वनि तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। उल्लेखनीय है कि नैनोमीटर लंबाई का मात्रक है, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्या है? धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? सीता अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो क्या है? जेट उड़ान जो है सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? तो यह ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे जो है औद्योगिक क्षेत्रों एवं राजमार्गों के आसपास
कि रियासती इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण जो है कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीकी होती है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और प्रदूषण से होने वाली जो है हानि से मनुष्यों को जो है क्या करते हैं, प्रदूषण से होने वाली हानि से बचाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। कौन सा है? एंथ्रोपोजेनिक। मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की संज्ञा दी गई है। पर्यावरण के अजैविक घटकों को, जिसमें जो है वायु, जल और मृदा के भीतर रासायनिक और जैविक अभिलक्षणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जिसमें जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाते हैं। मानवीय क्रियाओं के द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक और जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है? कौन सा है? पीवीसी। जैव निम्नीकरण पदार्थ जो है वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक एजेंट जैसे कवक, बैक्टीरिया, पराबैंगनी किरणें आदि की सहायता से विघटित हो जाते हैं, जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन आदि। जबकि वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जैसे स्क्रैप धातुएं, पीवीसी, प्लास्टिक आदि। जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अपघटकीय प्रदूषक होता है? तो कौन सा है? सीवेज जो है जैव अपघटकीय प्रदूषक होता है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विभक्त हो जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषकों के कुछ उदाहरण हैं घरेलू अपशिष्ट, जिसमें कचरा, मल मूत्र, वहित मल आदि। जबकि एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पॉलीथीन जैव अविघटित प्रदूषक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूरो नॉर्म्स बनाए जाते हैं। ये किसके द्वारा जो है? वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? यह जो है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। उर्वरकों के जो है अत्यधिक उपयोग से मृदा, जल और वायु प्रदूषण तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। उर्वरकों का प्रयोग मृदा में होता है। मृदा पर फसलों की सिंचाई की जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण के फलस्वरूप ये प्रदूषक वायु में पहुँचते हैं। अतः उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल और वायु तीनों ही प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रदूषक को जो है उनका दीर्घकालिक जो है क्या प्रभाव पड़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ता है? कहाँ पड़ता है? लीवर और किडनी को इससे क्षति होती है। दूसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कैंसर इससे हो जाता है। धूल के कण का प्रभाव जो है कहाँ पड़ता है? स्वास्थ्य संबंधी रोग होता है इससे। शीशा का प्रभाव केंद्रीय नर्वस सिस्टम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषाणु जो है धातु प्रदूषक कौन से हैं? ये है लेड। स्वचालित वाहनों में ईंधन के दहन के फलस्वरूप लेड सीसा का उत्सर्जन किया जाता है। लेड सबसे अविषाणु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क व पाचन तंत्र इत्यादि से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण है? यह क्या है? रबड़ है। जिन पदार्थों का प्राकृतिक रूप से आसानी से अपघटन हो जाता है उन्हें जैव निम्नीकरण कहा जाता है। रबड़ का अपघटन आसानी से हो जाता है, अतः इसे जैव निम्नीकरण पदार्थ के संवर्ग में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि दिल्ली प्रशासन पत्तियों को जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र में यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया था। कारण है कि दिल्ली में वाहन निवास से युक्त प्रदूषण से अधिक प्रदूषण पत्तियों को जलाने से होता है। तो इसके अंतर्गत ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्या है? कथन है कि प्रदूषण जो है मित्रवत क्रियाकलापों की रोकथाम तथा नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता होती है। कारण है कि जन मित्रवत पर्यावरण का सृजन और रखरखाव अंतर विषय प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो यह वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को, जिसमें धूल, धुआं और अन्य हानिकारक पदार्थ सम्मिलित होते हैं, को वर्षा के द्वारा स्वच्छ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल को बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि सीवेज से जो प्रदूषित हो रहा है। किसी जल में
किसी जल में बीओडी की जो अधिकता है वो यह संकेत देती है कि उसका जो जल है वह सीवर से प्रदूषित हो रहा है। जैव ऑक्सीजन मांग जल प्रदूषण मापने की इकाई होती है। बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। कार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है। इसी मांग को जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है, वो क्या है? स्ट्रांसियम 90। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? ये कौन सा है? फॉर्मल्डिहाइड। एक प्राथमिक वायु प्रदूषक वह है जो स्रोत से सीधे वातावरण में उत्सर्जित होते हैं, जबकि द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं? उपर्युक्त की जो है तरह सीधे वातावरण में उत्सर्जित नहीं होते हैं। ये किसी अन्य प्रदूषक मतलब प्राथमिक प्रदूषकों के साथ वातावरण में प्रतिक्रिया करके एक प्रदूषक के रूप में प्रभावित होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड द्वितीय प्रदूषक होता है। द्वितीय प्रदूषक में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि अपकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस शहर में मोटर गाड़ियों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर निम्न में से कौन सी धातु के द्वारा वायु प्रदूषक होता है? तो किसके द्वारा होता है? शीशे के द्वारा। जिस शहर में मोटर गाड़ियों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर शीशा धातु का शीशा धातु द्वारा प्रदूषण करता है। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में शीशा की मात्रा मौजूद रहती है। शीशा मानव शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। यदि मानव रक्त में 80 माइक्रोग्राम या उससे ज़्यादा शीशा मौजूद है तो बेचैनी, दौरे की समस्या या मौत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदूषण वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? तो औद्योगिकरण भी उत्तरदायी है, शहरीकरण या जनसंख्या में वृद्धि, वनों का ह्रास जो है सभी किसके लिए उत्तरदायी है? ये प्रदूषण में वृद्धि के लिए। तो प्रदूषण पर्यावरण में प्रदूषण पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषक पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। प्रदूषण वृद्धि के लिए औद्योगिकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि या वनों का ह्रास उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ है कि वह अभिक्रियाएं जो घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाती हैं। सामान्यतः ग्रीन केमिस्ट्री हरित रसायन का तात्पर्य है उन सभी अभिक्रियाओं से होता है जो घातक रसायनों के उत्पादन उपभोग में कमी लाती हैं। इसका उद्देश्य रासायनिक उद्योग पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। जो ग्रीन केमिस्ट्री सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ साथ ऊर्जा दक्षता में भी सुधार व जहरीले रासायनिक कचरों को नष्ट करने पर जोर दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण है? तो कौन है? हाइड्रोजन गैस गैर परंपरागत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। हाइड्रोजन ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। यह एक ऐसा ईंधन है जिसे वाहनों को चलाने, औद्योगिक इकाइयों में ईंधन को चलाने, विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त किया जा सकता है। जलने पर यह ऑक्सीजन से संयुक्त होने पर यह पुनः पानी में बदल जाती है। इससे यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती। इसका ऊष्मीय मान अभी तक ज्ञात ईंधनों में सर्वाधिक है, जबकि कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल आदि कार्बन डाइऑक्साइड अन्य प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं है? कौन सा नहीं है? सौर ऊर्जा। ऊर्जा हमें दो स्रोतों में प्राप्त होती है, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं, जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में वैकल्पिक या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसमें सौर, पवन, जैव ऊर्जा शामिल हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की उपलब्धता सीमित है, इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वे होते हैं जिनका उपयोग दोबारा किया जा सकता है। एक निश्चित सीमा तक एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उत्पादन किया जा सकता है। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सर्वत्र उपलब्ध है, सबसे अधिक विश्वसनीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा से पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। ये कौन सा है? ये हमने जो चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया एनवायरनमेंट की सीरीज़ का। अभी तक हमारे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में
ज़रूर बताइए। इसी के साथ-साथ आपकी लक्ष्मीकांत की स्पेक्ट्रम की भी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट करवाते हैं। फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्री में या मेंस के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बन सकते हैं, तो आप उसको जो है जाके हमारी प्लेलिस्ट में चेक करिए। और जिस किसी को भी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम या जो हमारी मेंस की सीरीज़ चल रही है उसका पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एलटीओ पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।